नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज यहां पर सोने की करेंगे, जहां पर फर्राटेदार तेजी जारी है और आज दूसरा दिन है जब 53,000 पर 10 ग्राम के ऊपर हमने यहां पर प्राइसेस सस्टेन होते हुए देखे हैं। एक्चुअली पिछला क्वार्टर यहां पर मार्च 2020 के बाद सबसे बेहतरीन था और इस हफ्ते की भी तेजी जो है वो यहां पर बरकरार है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल देर रात फिर से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। यहां पर क्या रह सकते हैं क्यूज? बाजार को ऑफकोर्स यूएस का इन्वेंट्री डेटा का भी आज इंतजार है, वहां से फर्दर डायरेक्शन आते हुए नजर आएंगे। साथ ही बात करेंगे यहां पर कॉटन की, जहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यहां पर मांग कम मानी जा रही है। अराइवल्स भारतीय बाजारों में धीरे धीरे पिक होने लगे हैं। यहां पर क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या रह सकते हैं प्राइसेस, इस पे करेंगे बात। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रुपेश दलाल, साथ ही साथ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हमारे साथ हैं। कॉटन पे अगले सेगमेंट में बात करेंगे, हमारे साथ होंगे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ ही करनी होगी, क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहां पर है और जिस तरफ भी आप यहां पर क्यूज देखें सब पॉजिटिव हैं। ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स और बड़े बैंक्स भी अब यहां पर सोने को लेकर बुलिश होते हुए नजर आए हैं। अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार 1770 के लेवल्स यहां पर होल्ड करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले तो इसी पर जानना चाहेंगे, जय, आपको क्या लगता है कहां जा रहे हैं फिलहाल प्राइसेस? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, जितने भी पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं सब ऑन द टेबल हैं। डॉलर इंडेक्स में नरमी है, यहाँ पे इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है, तो फ्यूचर इंडिकेशन भी है कि शायद इतना स्टीप हाइक का फेड की तरफ से नहीं होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक वॉर लाइक सिचुएशन जो बन रहा है अब, जो मिसाइल अटैक है पोलैंड के ऊपर, ये सारी चीजें एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर रही है। और मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीने में अगर डोमेस्टिक फैक्टर्स भी देखें तो यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर ऑफ मैरिजेस हैं इंडिया में। दूसरी तरफ यहाँ पे घरेलू इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो भी एक पॉजिटिव टेल विंड है। तो कुल मिला के यहाँ पे लगता है कि 1850 तक का लेवल इन डॉलर टर्म्स देखने को मिल सकता है। घरेलू मार्केट में ट्रांसलेट करें तो अराउंड 54,000 55,000 का लेवल पॉसिबल है इस फाइनेंशियल ईयर में ही देखने को मिल जाए। जैसा मैं पहले भी आपके शो पे कह रहा था कि हर डिप पे गोल्ड एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी, हर डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढे। ऑलराइट, 1850 के स्तर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और करीबन 54-55 हजार के लेवल्स आने वाले 6 महीने यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में यहां पर देखने को मिल सकते हैं। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को और क्या यहां से भी तेजी की ही राय है? देखिए, मैंने आपके पिछले शो पर कहा था कि यदि $1712 के नीचे गोल्ड नहीं जाता है तो मंदी की कोई संभावना नहीं है, और हमने उसके बाद एक बहुत बड़ी तेजी आते हुए देखी है। मुझे लगता है ये $1712 का जो एक रेजिस्टेंस था वो चेंज होके अब $1739 पे आ रहा है। मतलब ये कि $1739 के नीचे यदि गोल्ड नहीं जाता है तो मंदी नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि अगले 5 से 6 दिनों में हम $1819 तक में इसमें बढ़ोतरी देख सकते हैं। और जिस प्रकार से जो फैक्टर्स मेरे कलीग ने बताए हैं वो सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है उसमें जो एक उससे लग रहा है कि जो अगला फेड का इंटरेस्ट रेट होगा वो इतना हॉकिश नहीं होगा। और जितने भी फैक्टर्स हैं वो फिलहाल गोल्ड को पॉजिटिव ही लेकर जा रहे हैं। शॉर्ट सेलर्स को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करना चाहिए जी। इस साल में मुझे लग रहा है कि गोल्ड एक आउट परफॉर्म करने वाला है और हम शायद दिसंबर तक हम गोल्ड के प्राइसेस 54,000 तक डेफिनेटली 54,200 तक डेफिनेटली देख सकें। ऑलराइट, यानी कि 54,000 तो इसी साल में यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। सुरेंद्र जी, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ऑफ कोर्स शादियों की खरीदारी भी है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आप उठा के देख लीजिए, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन थोड़ा ईज ऑफ हुआ है, रेट हाइक शायद उतनी ज्यादा नहीं होगी, रिसेशन की चिंताएं यहाँ पर अभी भी हैं और सेफ हेवन की खरीदारी यहाँ पर बाजार बनता हुआ देख ही रहा है। फिजिकल बाइंग एज ऑफ नाउ कैसी है? क्योंकि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है उसके हिसाब से थर्ड क्वार्टर कहाँ यहाँ पर काफी अच्छा था, चाहे वो फिजिकल बाइंग थी, सेंट्रल बैंक्स बाइंग थी, रिटेल बाइंग थी, सभी में यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड था। बिल्कुल, प्राइसेस जब भी 50,000 51,000 के आसपास रहते हैं तो फिजिकल बाइंग अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे अब प्राइस बढ़ने लगे हैं तो फिजिकल बाइंग में थोड़ी नरमी आई है और ये नरमी जारी रहेगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की भी रिपोर्ट ये कहती थी कि शायद प्राइस एक ऐसा फैक्टर होगा जिससे थोड़ी सी नरमी आएगी,
फिजिकल बाइंग में। लेकिन हम हमेशा बाइंग को दो जरिए से देखते हैं, एक मैरिज बाइंग होती है और दूसरी रेगुलर बाइंग। मैरिज बाइंग में कभी भी नरमी नहीं आएगी, बिकॉज यदि वेडिंग सीजन है तो उसमें नरमी आने की कोई संभावना रहती नहीं है। लेकिन जो रेगुलर बाइंग होती है उसमें नरमी आएगी। और हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, अक्टूबर के इंपोर्ट के फिगर भी थोड़े से मेरे ख्याल से 27% डाउन आए हैं गोल्ड इंपोर्ट के फिगर्स। तो वो फिगर के मद्देनजर भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड इंपोर्ट में अगर कमी आई है तो डेफिनेटली उसके कंज्यूमर डिमांड में भी कमी आई। ओके एक और इम्पॉर्टेंट चीज और वो कि केरला ने जिस तरह से यहाँ पर सुरेंद्र जी अनाउंस किया है कि पूरी स्टेट में अब यहाँ पर एक ही भाव मिलेगा, कितना महत्वपूर्ण आप इसको देखते हैं? क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स दर्शाती हैं कि चेन्नई में जो प्राइस हैं या दिल्ली में है, केरला में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, ये सभी जो मेट्रोज हैं, जो मेन सिटीज हैं, जो मेन खरीदारी सेंटर्स भी हैं, हम यहाँ पर भावों में एक बहुत बड़ा गैप आता हुआ देखते हैं। और फिर सिटी टू सिटी भी यहाँ पर चेंजेस हैं। तो केरला के जो ये मेजर ज्वेलर्स हैं जिन्होंने साथ में आके ये एक डिसीजन लिया है, कितना महत्वपूर्ण आप उसे मानते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। सबसे पहले तो मैं आज भी इंडस्ट्री से मेरी रिक्वेस्ट है, सारे ज्वेलर से रिक्वेस्ट है कि आप पूरी ट्रांसपेरेंसी रखिए प्राइसिंग के अंदर। क्योंकि जब आप 24 कैरेट भी कहते हैं तो दो 24 कैरेट होता है, एक जिसमें 999 प्योरिटी रहती है और एक जिसमें 995 प्योरिटी रहती है। तो कंज्यूमर कहीं ना कहीं गोल्ड जब परचेज करने जाता है तो वो कंफ्यूज होता है। और यदि एक यूनिफॉर्म रेट पूरे स्टेट में लागू होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, प्रोवाइडेड कि इसमें भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड न किया जाए और प्राइसेस को डिमांड और सप्लाई की तरह उसको चेंज न किया जाए। यदि उसके जो इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के बेंचमार्क प्राइस हैं उसके आसपास रखा जाए या उसमें सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड की जाए या दूसरी ऑपरेशनल कॉस्ट ऐड की जाए और उस प्राइसेस को मेंटेन किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। और यदि ज्वेलर्स को जो भी डिजाइन के ऊपर जो मेकिंग चार्जेस हैं वो अपने अपने डिफरेंट तरीके से लेने का पूरा अधिकार है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा स्टेप है। कंज्यूमर को कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि पूरे स्टेट में जो एसोसिएशन या जो सारे ज्वेलर्स से मिलके काम कर रहे हैं वो उसमें किसी भी प्रकार की कोई मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड करके उस प्राइस को ज्यादा न बढ़ा दे। तो एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा कि इब्जा के प्राइसेस के ऊपर लॉजिस्टिक्स खाली ऐड करने की जरूरत है, तो एज ऑफ नाउ इब्जा के प्राइसेस क्या क्या चीजों को यहाँ पर काउंट इन करते हैं, क्या कैलकुलेशंस हैं अभी? देखिए, जो इब्जा के प्राइसेस होते हैं, हम स्पॉट प्राइसेस के बेंचमार्क प्राइस को दिन में 2 बार अनाउंस करते हैं, सुबह 12 बजे और शाम को 5 बजे, बिल्कुल लंदन की तर्ज पर। इंडिया में इसे भी AM और PM प्राइस कहा जाता है। और ये प्राइसेस स्टॉक इसके अंदर इवन जो स्क्रैप गोल्ड मार्केट में बिकता है उसको भी कंसिडर कर लिया जाता है। तो हम जो पूरी मार्केट की और ये प्राइसेस ऑलराइट, तो जैसे सुरेंद्र जी कह रहे थे कि एक अच्छा डिसीजन है, ट्रांसपेरेंसी इससे आएगी, कंज्यूमर्स को भी बहुत आसान हो जाएगा खरीदना। अगर आपको सोना खरीदना ही है तो किस सिटी में क्या प्राइस है, या एक ही सिटी में जब ज्वेलरी हाउसेज अलग अलग प्राइसेस यहाँ पर बताते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है एक कंज्यूमर के लिए सोना या ज्वेलरी खरीदने के लिहाज से। अगर एक यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस की पहल जैसे यहाँ पर केरला ने की है, बाकी स्टेट्स अगर उसे वैसे उठाती हैं, बाकी सिटीज़ वैसे अगर उसे लेती हैं, तो कंज्यूमर्स के लिए ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुरेंद्र जी, आप कह रहे थे कि स्क्रैप की जो प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं, स्क्रैप का नंबर्स भी। तो चाहे वो नया सोना है, स्क्रैप है, तो क्लियरली जिस तरह की अवेलेबिलिटी बाजार में है वो सब हम यहाँ पर सोने के प्राइसेस में आता हुआ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम जो प्राइसेस इंपोर्ट होते हैं, स्क्रैप आता है, कौन से पोर्ट पे ज्यादा माल उतरता है, और सारे सेगमेंट को हम कंसीडर करके प्राइसेस को अनाउंस करते हैं। और वही प्राइसेस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेंडिंग अगेंस्ट ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बाकायदा RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस तरह के नोटिफिकेशन है। तो यदि उस बेंचमार्क प्राइस में सिर्फ आप लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड करें तो दैट शुड बी द स्टेट प्राइस फॉर द गोल्ड। और यदि उसी प्रकार का एटीट्यूड वो स्टेट रखते हैं तो ये कंज्यूमर के लिए बहुत ही बेनिफिट की।
पॉइंट टेकन। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स वो एक सोने के प्राइसेस में तो वहां पर क्लैरिटी है ही, लेकिन जिस तरह से केरला ने यहां पर लीड ली है कि सभी ज्वेलर्स जो केरला में हैं वो अब एक ही गोल्ड के प्राइस की तर्ज पे यहां पर काम करेंगे। कंज्यूमर्स को उससे आसानी हो जाएगी। खरीदारी इस क्वार्टर में काफी ज्यादा आती है, शादियों की स्पेशली ब्राइडल ज्वेलरी काफी बड़ी तादाद में साउथ इंडिया में यहाँ पर सोना खरीदा जाता है और केरला एक इंपॉर्टेंट स्टेट है उस लिहाज से। तो अब पूरी केरला में आप किसी भी ज्वेलरी की दुकान में जाएंगे आपको सेम सोने का प्राइस मिलेगा। तो क्लियरली एक बहुत बड़ा थम्स अप यहां पर कंज्यूमर्स के लिहाज से। चलिए, ये तो बात हुई सोने की, लेकिन एक नजर यहां पर मेटल्स पे डालना चाहिए क्योंकि यहां पर उठापटक जारी है। आज के दिन की अगर बात करें तो कुछ मुनाफा वसूली यहां पर कॉपर एल्यूमिनियम में बनती हुई नजर आई, लेकिन जिंक में यहां पर फिर से बाइंग है। जय, कैसे देखते हैं? अच्छा, देखिए चाइना यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुआ है कोविड रेस्ट्रिक्शन के कारण, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। दूसरी तरफ यहाँ पे फरवरी के तरफ जो चाइनीज न्यू ईयर का मार्केट बंद रहता है उससे पहले एक बाइंग के भी आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे इन्फ्लेशन का नरम होना ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। कुल मिला के मुझे लगता है बेस मेटल्स में जो एक प्रेशर था वो अब उतना नहीं है और यहाँ पे डिमांड निकल के आ सकते हैं। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक पॉजिटिव नजर आ रहा है और कॉपर मुझे लगता है इसे लीड कर सकता है। पॉसिबल है कि 750 760 का लेवल भी आने वाले एक आध महीने में देखने को मिले। तो ओवरऑल मैं बुलिश हूँ बेस मेटल एज अ पैक को लेके और कॉपर उसमें एक टॉप परफॉर्मर रह सकता है। कच्चे तेल में जिस तरह से कल देर रात की मूवमेंट आते हुए नजर आई है जय, वहां से क्या क्यूज लेंगे आप? बाजार यूएस इन्वेंट्रीज का तो इंतजार यहां पर कर ही रहा है और बाकी सारे फैक्टर्स इन द मार्केट हैं। एक रेंज अब बनती हुई नजर आई है क्रूड में, लेकिन आज के लिए क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी? नहीं, मुझे लगता है क्रूड में भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रह सकता है। अगर डॉलर टर्म्स में बात करें WTI का, तो मुझे लगता है कि $89 तक लेवल पॉसिबल है। तो 84 से 89 ये एक दायरा है। घरेलू मार्केट में ट्रांसलेट करें तो अराउंड 6,900 से 7,250 होता है। तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें। 6,920 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए पोजीशंस पे। अपर साइड में मुझे लगता है 7,100 7,150 का लेवल पॉसिबल है। ऑलराइट, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं सारी नॉन एग्रो स्पेस में। जय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे एग्रो कमोडिटीज की। कॉटन, गुआर, मसाले, इन सब में काफी उठापटक है। क्या है फंडामेंटल्स, कैसे बने स्ट्रैटेजीज, बताएंगे आपको। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहाँ से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहाँ पे बाय कर दीजिए और जहाँ पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहाँ पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा
लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है $2.5 जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय नहीं, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई थी। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $1 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स। नमस्कार, बात अब यहाँ पर कॉटन में करेंगी, जहाँ पर 2022-23 में कॉटन की मांग और एक्सपोर्ट दोनों ही गिरने की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में जारी रिपोर्ट में इसका अंदेशा भी बताया है। हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा भी जुड़े हैं। अतुल जी नमस्कार। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, वो नंबर्स तो आपने चेंज नहीं किए हैं, जो लास्ट मीटिंग थी वो वहीं के वहीं हैं। एक्सपोर्ट में ऑफकोर्स यहाँ पर गिरावट है, कंजम्पशन नंबर्स में भी यहाँ पर थोड़ी सी मंदी नजर आती है। एक्सपोर्ट और कंजम्पशन दोनों ही नंबर्स को आप कैसे देखते हैं? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, प्रोडक्शन हमने सेम रखा है 344 लाख बेल्स, जो लास्ट ईयर का हमारा क्रॉप था 307 लाख बेल्स, तो करीब 12% क्रॉप हमने इस साल बढ़ाया है। उसकी मेन वजह है कि करीब 10% सोइंग एरिया बढ़ा है और क्वालिटी इस साल बहुत अच्छी है, तो हमें लगता है यील्ड भी 5 से 10% मिनिमम इम्प्रूव होगा। मगर हमने अभी यील्ड को कंसीडर नहीं किया है। लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल अच्छा यील्ड आएगा ऐसा लग रहा है। तो क्रॉप तो बहुत सही रखा है 344, इसमें कुछ बढ़ेगा मगर कम नहीं होगा। ओके मनीषा जी। ओके, और जहां तक एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं अतुल जी, हम बात भी करते रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कॉटन हमसे सस्ती है, हम कॉम्पिटिटिव नहीं है। पिछले साल का जो एक्सपोर्ट था वो 43 लाख बेल्स था, इस बार क्या देखते हैं आप? जी, इस साल देखिए, अभी तक जो हमारा एक्सपोर्ट का मेन सीजन है वो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जी। 4 महीने में हमारा जो एक्सपोर्ट का टारगेट रहता है उसमें 70% कॉटन जो है ये 4 महीने में जाता है। मगर अभी हमारे जो बेसिस है वो अनफेवरेबल है एक्सपोर्ट के लिए। हमारा कॉटन का भाव वर्ल्ड मार्केट से करीब 10% ज्यादा है। तो अगर हमारे भाव कम होंगे या तो आइस फ्यूचर बढ़ेगा और हमारे भाव स्टेडी रहेंगे तो ही एक्सपोर्ट पॉसिबल है। और जो हमारे बांग्लादेश, हमारा मेन एक्सपोर्ट 60-70% बांग्लादेश होता है। बांग्लादेश में अभी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, उनको एलसी का पेमेंट करने के लिए पैसा भी नहीं है। तो लगता है कि एक्सपोर्ट का जो टारगेट था, पहले हमने 35 लाख बेल्स रखा था, अभी रिवाइज करके 30 रखा है। पर ऐसा ही पोजीशन रहा तो ये 30 भी होते हुए नहीं दिखता है मनीषा जी। चीन की तरफ से किस तरह की मांग है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से बाजार खुल रहे हैं, आपको लगता है कुछ सपोर्ट वहां से आएगा? वो देखना पड़ेगा। अगर चाइना से कुछ डिमांड आया तो ही हमारा मार्केट से कुछ एक्सपोर्ट पिकअप होगा। मगर उनका जो यान का रेट है वो हमारे से 20 रुपया किलो कॉटन का यान कम में बेच रहे हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि चीन की तरफ से भी कोई कॉटन का डिमांड आएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। हमारे भाव आज ऑस्ट्रेलियन कॉटन से भी ज्यादा है, इंडियन कॉटन के। जो ऑस्ट्रेलियन कॉटन अगर लेंगे तो 4-5% रियलाइजेशन ज्यादा आएगा, तो उससे भी हमारे भाव ज्यादा है मनीषा जी। ओके अतुल जी, अगर भारतीय कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मिलों ने अपनी कैपेसिटी बंद कर दी थी, कम कर दी थी कॉटन के प्राइसेस की वजह से। अब किस तरह की आवक है, क्या मिलें वापस से खुलना शुरू हुई हैं? जी देखिए, थोड़े भाव जो है वो 70,000 से कम होके 63,000 हुए थे, मगर अराइवल पिकअप नहीं हुई क्योंकि फार्मर जो है उन्होंने लास्ट ईयर 12 से 14,000 रुपया क्विंटल का भाव देख लिया और इस साल भाव है 8,000 से 8,500, तो वो जल्दी कपास बेच नहीं रहे हैं। और इस वजह से जो 63,000 के भाव थे वो फिर से बढ़ के 69,000 हो गए। तो जो मिलों को थोड़ा पैरिटी आया था या लॉस कम हुआ था वो फिर से लॉस बढ़ गया।
तो अभी जो है वो इंडियन मिलें 40 to 60% कैपेसिटी पे चल रही है, और इसीलिए हमने जो हमारा कंजम्पशन रखा था ईयरली 320 लाख बेल्स, वो कम करके 300 लाख बेल्स रखा है। मगर प्रॉब्लम क्या है मनीषा जी, हमारे स्पिनिंग इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड चालू हुआ है जो मैं 45 ईयर से बिजनेस में हूँ, मैंने नहीं देखा। हमारे स्पिनिंग मिल ओनर जो है, मालिक है, वो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मिल को बंद करना सीख गए हैं। वो बड़ी डेंजर चीज है। अगर पैसा नहीं मिला 50% बंद कर दो, 70% बंद कर दो, 100% बंद कर दो। वो पहले नहीं करते थे, अब वो बंद करना चालू कर दिया। तो इससे लग रहा है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो आने वाले दिनों में अगर पैरिटी नहीं आई, कॉटन के भाव कम नहीं हुए तो और कम हो सकता है। जी मनीषा जी। जी अतुल जी, वो तो शायद एक बेहतर बात है। लॉस बनाने से अच्छा है 45 साल के बाद ही सही मिल वाले सीख गए हैं कि लॉस नहीं बनाना है। अगर नहीं पैसा बनता है तो बंद करके जो बचा है वो यहाँ पर सेविंग कर लें। रुपेश, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल कॉटन के फंडामेंटल्स? आपका क्या व्यू है प्राइसेस पे? कॉटन राइट नाउ अगर कॉटन मार्केट देखें तो डे बिफोर यस्टरडे इन इंटरनेशनल मार्केट अपर फ्रीज थी, कल लोअर फ्रीज थी, मींस ह्यूज वॉलेटिलिटी अभी चल रही है, ह्यूज स्पेकुलेशन इन इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। इंडियन मार्केट में अभी भी दिसंबर के बाद में जनवरी वाला वायदा खुला नहीं है एमसीएक्स में। एमसीएक्स इज ट्राइंग इज बेस्ट कि जल्दी शुरू हो जाए। एक बार जनवरी वाला वायदा शुरू हो जाएगा, उसके बाद में आगे के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसकी अभी हेजिंग मैकेनिज्म के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। सो नवंबर दिसंबर में भी ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, लेकिन हाँ 8% मुझे ऐसा लग रहा है कि 70,000 के ऊपर का बाजार 8% वहाँ पे बाजार रुकना चाहिए, ऐसा लग रहा है। आने वाले दिनों में अराइवल्स बढ़ने की गुंजाइश है। अगर अराइवल्स बढ़ गई तो मुझे लग रहा है 73,000 वुड बी द 8% का टॉप बन जाएगा। बाकी जो कपास खली जैसे प्राइसेस हैं वो कैसे कर रहे हैं अभी रुपेश? कपास खली मतलब अगर अभी देखें तो 15 से 17% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है लास्ट 10 to 15 डेज में। 23,000 के 2300 के आसपास का अभी 8% 2700 प्लस चल रहा है। कपास कॉटन सीड उसके लिए मेन फैक्टर है। कॉटन सीड के अवेलेबिलिटी अभी कम होने से कॉटन सीड ऑयल के जो कपास खली है उसकी प्रोडक्शन पे और उसके डिमांड पे थोड़े स्टॉकिस्ट भी इसमें एंट्री मारी है, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से उसका भाव 3500 के आसपास टच हुआ है। तो सीजन की स्टार्टिंग में थोड़ा स्टॉक करने की मनोवृत्ति स्टॉकिस्ट की रही है, तो उसकी डिमांड के हिसाब से बाजार बढ़ा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार 2800 के आसपास का लेवल दिखाएगा। ओके रुपेश, आपसे गुआर सीड गुआर गम पर भी एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई दिनों में बहुत हीटेड डिस्कशंस हो रहे हैं, भावों में उठापटक है, फसल को लेकर बहुत सारी बातचीत है। फायदा जरूर प्राइसेस में इतने दिनों में देखने को मिला है। कल एक मुनाफा वसूली वाला दिन जरूर था, लेकिन आज कैसे देखते हैं प्राइसेस? अगेन यस्टरडे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हुई, बिकॉज 4,800 से लेकर 5,400 तक की वन साइड रैली चली। मुझे लग रहा है 5,500 के आसपास अगेन प्रॉफिट बुकिंग आएगी। थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी आएगा, बिकॉज अराइवल्स भी धीरे धीरे मार्केटों में पिकअप हो रही है। 5,500 के आसपास जो करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग का जो डाउनवर्ड करेक्शन आएगा, दैट वुड बी द अगेन अगर कोई रह गए हैं ये भाव में लेने के लिए तो 5,300 5,200 के आसपास अगेन मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी की राय यहाँ पर गुआर में और यहाँ पर कपास खली पर भी, कॉटन में भी अगर आगे राइवल्स बेहतर हो जाती हैं तो भाव थोड़े नरम हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार रह सकता है। वो पूरा एग्रो ऑफ कोर्स पैक यहाँ पर है। रुपेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अतुल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया उन तमाम नंबर्स फंडामेंटल्स के साथ हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद इक्विटीज का पूरा एक्शन लेके आएंगे आपके समक्ष।